हेलो एवरीवन। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, एक मिनट। मस्कुलर टिश्यू ये कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, द सेकंड इज स्मूथ मसल एंड द थर्ड इज कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स, हमने क्या किया है, हमने तीनों मस्कुलर टिश्यू के नाम लिखे हैं और उनकी हम एक टेबल बना लेंगे जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। तो स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दीज आर अटैच टू अवर बोन, ये हमारी बोन से अटैच होती हैं। जैसे ये मेरी हाथ की बोन है तो इससे मसल्स अटैच होंगे। जो मसल्स मेरे हाथ की जो बोन है उससे अटैच होंगी उसे मैं स्केलेटल मसल्स कहूंगी। क्लियर? बोन फॉर्म अवर स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन के द्वारा बना है और ये वाली जो मसल्स हैं वो बोन से अटैच रहती हैं, तो इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से हमें बताया भी गया है और हमने पढ़ा था कि टेंडन से कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी मसल को हमारी बोन से अटैच करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसी होती है? वॉलेंट्री होती है। क्लियर? मीन्स हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस, जैसे मैं अपने हाथ को हिला सकती हूँ, तो मैं चाह रही हूं तब ये मेरा हाथ हिल रहा है, तो ये क्या है? वॉलेंट्री, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको मूव करा सकती हूँ। क्लियर? देयर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ अवर विल पावर, हमारी विल पावर के अंडर कंट्रोल्ड होते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। क्लियर? स्ट्राइटेड मसल और एंड स्ट्रिप्टेड मसल, इनको स्ट्राइटेड मसल्स और स्ट्रिप्टेड मसल कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर डार्क वेंट और लाइट वेंट प्रेजेंट होते हैं। ये लाइट और डार्क वेंट क्या होते हैं वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल मसल एग्जांपल बाइसेप, हमारी बाइसेप की मसल्स स्केलेटल मसल्स। क्लियर? हियर इज अ डायग्राम, ये हमारा हाथ है एंड यहाँ पर ये हमारी ये मसल है और ये बोन है और इससे जो अटैच करने में हेल्प कर रहा है ये हमारा क्या है? टेंडन है। इज मेड अप ऑफ मैनी स्केलेटल मसल्स, अब देखो हमारा स्केलेटल मसल्स है उसमें बहुत सारी सेल्स होंगी। वो किस सेल के द्वारा बना गया है? स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल मसल की जो सेल्स होती हैं उनको हम स्केलेटल मसल सेल कहते हैं और इसको हम स्केलेटल मसल फाइबर भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है। क्लियर? स्केलेटल मसल, जैसे मैंने स्केलेटल मसल ले ली, जैसे मैंने अपनी बाइसेप की मसल ले ली, कंटेन मेनी स्केलेटल मसल सेल। अब देखो स्केलेटल मसल में बहुत सारी मसल सेल्स होंगी जिनको हम स्केलेटल मसल सेल या फिर स्केलेटल मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें से क्या किया, अपनी बाइसेप में से एक मसल सेल को बाहर निकाल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो वो कैसी दिखती है वही हम पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पर एक स्केलेटल मसल फाइबर या सेल ले ली और उसका ये डायग्राम है, पढ़ लेते हैं इसमें पॉइंट्स की क्या क्या बताया गया है। हियर इज सिलेंड्रिकल शेप, जब हमने देखा तो हमने देखा कि ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप में होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मींस एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सार्कोलेमा इज स्पेशलाइज्ड
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल सेल। जो मसल सेल होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। उसका एक स्पेशल नाम रख दिया कि हम इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलेंगे। स्केलेटल मसल फाइबर कंटेन रॉड लाइक मायोफिब्रिल्स। यहाँ पर आपको कुछ रॉड लाइक दिख रहा होगा हमारी मसल सेल में, ये कुछ रॉड लाइक हमें दिख रहा है, इनको हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। मायोफिब्रिल्स आर मेड अप ऑफ mainly एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये जो मायोफाइब्रिल होती है ये किससे बनी होती है? ये हमारी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। वी ऑब्जर्व डार्क एंड लाइट बैंड ऑन मायोफाइब्रिल, जिसको हम स्ट्राइएशन बोलते हैं। हमने बोला था कि जो हमारी मसल सेल है, जो हमारी स्केलेटल मसल है, वो कैसी होती है? स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्टेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। इसको डिटेल में हम मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्टली देख लिया है कि हमारी डार्क बैंड है, ओके, एंड ये हमारी लाइट बैंड है, ये हमारी लाइट बैंड है। क्लियर? वी ऑब्जर्व डार्क एंड लाइट बैंड ऑन मायोफिब्रिल्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? डार्क बैंड और लाइट बैंड मायोफिब्रिल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, मायोफिब्रिल्स। क्लियर? यहाँ पर ये हमारी बाइसेप की मसल है, इसका हमने एक सेक्शन कट किया और उसको देखा तो हमें इस तरीके का दिख रहा है कि हमने बाइसेप मसल को लिया, उसको हमने कट कर दिया। क्लियर? उसमें से हमने कट करके हमने देखा तो हमें किस तरीके की, क्या हमें कौन कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? स्केलेटल मसल इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर बताया गया है। क्लियर? यहाँ पर हमने कट करके देखा तो हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा है मसल वंडल एंड मसल फाइबर्स। अब देखो बहुत सारी हमने कट कर लिए, हमें एक मसल बंडल दिखेगा, उसके अंदर मसल फाइबर्स दिखेगी एंड उसके ऊपर किसकी लेयर होगी? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू सीथ। इनसाइड कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट मसल बंडल। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और अंदर हमारी मसल बंडल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर हमारी मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। ईच मसल बंडल कंटेन मैनी स्केलेटल मसल फाइबर। और ये जो हमारी ये मसल बंडल हो गया हमारा, और ये क्या कंटेन करके रखती है? बहुत सारी मसल फाइबर को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्केलेटल मसल हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या देखा कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारी बोन से अटैच रहती हैं टेंडन्स की हेल्प से, और ये वॉलेंट्री होती हैं। एंड इसकी जो सेल्स होती हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल फाइबर बोलते हैं। और यही हमने बहुत सारी चीजें देखी, स्ट्रक्चर देखा हमने। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती है? विसरल मसल, इनको हम विसरल मसल्स बोलते हैं क्योंकि हाँ ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूटेरस। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्टोमक ले लो, स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो, या फिर मैं यूटेरस ले लो। क्लियर? ये कैसी होती है? इनवॉलेंट्री मसल होती है। इनवॉलेंट्री क्यों होती है? अब मैं अपने स्टोमक को, जैसे मैं चाहूं कि नहीं मेरा स्टोमक आज वर्क ना करे, कॉन्ट्रैक्शन ना करे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बिल पावर के हिसाब से वो वर्क नहीं कर सकती, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे मैं स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रही थी उस तरीके से मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगी? इनवॉलेंट्री मसल बोलूंगी। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल एंड विल पावर। यह हमारे कंट्रोल में इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता है। ये कैसी होती है? नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनके ऊपर डार्क या लाइट बैंड प्रेजेंट
नहीं होते, नहीं होते तो नॉन स्ट्राइएटेड हो जाएंगे, होते हैं तो स्ट्राइएटेड हो जाएंगे। यहाँ पर डायग्राम हमें दिया गया है, ये स्मूथ मसल सेल या स्मूथ मसल फाइबर है और ये हमारी स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल्स की जो सेल होती हैं उन्हें स्मूथ मसल सेल्स बोलते हैं। जैसे हमने स्केलेटल मसल्स की जो सेल्स थी उनको हमने स्केलेटल मसल सेल बोला था या स्केलेटल मसल फाइबर्स बोला था। स्मूथ मसल्स कंटेन मैनी स्मूथ मसल सेल फाइबर्स, यहाँ पर डायग्राम में हमने देख चुके हैं। स्मूथ मसल, अब हम इसका एक मसल इसकी हमने एक सेल ली, उसको देखा और उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक सेल ले ली है, इसकी एंड कैसे होंगे, टेपरिंग एंड होंगे, फ्यूजिफॉर्म मींस जो एंड्स होंगे इसके बहुत पतले पतले और बीच में थोड़ा गैप देके ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो डायग्राम में हमें दिख रहा है। ओके, वाइड इन मिडिल विथ पॉइंटेड एंड, एंड्स कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे और बीच में से वाइड होगा। स्मूथ मसल फाइबर is a fusiform, that is it has a tapering end, इसको fusiform बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके एंड्स क्या है, टेपरिंग है। यहाँ पर ये इधर देखिए, on myofibril we do not observe light and dark band, इसमें जो myofibril प्रेजेंट है उसमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं है, वही हमें इधर दिखाया गया है। स्केलेटल मसल में प्रेजेंट थे, इधर देखिए यहाँ पर ये क्या है, डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट है, तो हमने इसको, इसकी मसल्स स्ट्राइएटेड थी, इधर प्रेजेंट नहीं है तो इसकी मसल्स क्या होंगी, नॉन स्ट्राइएटेड। वेरी इजी। हियर इज अ डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, यहाँ पर हमारी सेल है, स्मूथ मसल सेल है और ये आउटर कवरिंग किसकी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है। और या इन सेल्स के बीच में यहाँ पर कौन सा जंक्शन है, अडहेरिंग जंक्शन है। कुछ याद आया, एपिथेलियल टिश्यू में हमने जंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि दो सेल आपस में कनेक्टेड रहती हैं, मींस एडहेरिंग जंक्शन कौन सा था, जो सीमेंटिंग का काम कर रहा है, दो सेल्स को बीच में किसका काम कर रहा है, सीमेंटिंग का काम कर रहा है। स्मूथ मसल सेल आर होल्ड बाई junctions, there are also present gap junction between the cells for ions transfer, मतलब यहाँ पर गैप जंक्शन भी प्रेजेंट होता है, adhering जंक्शन भी प्रेजेंट होता है। Here is examples, the example of muscle tissue, the example of smooth muscle tissue is stomach, small intestine, large intestine, fallopian tube, यूटेरस, सारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं तो सबके नाम हो जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ब्लड वेसल, इसमें आर्टरीज और वेन्स आ जाएंगी, और ईसोफेगस, पिलोमोटर मसल जो हमारी बॉडी हेयर्स में प्रेजेंट होती है। हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, स्केलेटल मसल्स को हमने कंप्लीट कर लिया, स्मूथ मसल को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट कार्डियक मसल, कार्डियक मसल जो हार्ट में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन अवर हार्ट। पार्ट ऑफ हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। हमारा जो हार्ट है वो 90% किससे बना है, कार्डियक मसल से बना है, और यही वही बताया गया है, पार्ट ऑफ हार्ट मेड अप ऑफ अ कार्डियक मसल इज कॉल्ड मायोकार्डियम। वह पार्ट जो कार्डियक मसल्स के बना है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होती है, हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते कि हमारा दिल कितना धड़के या नहीं धड़के या बंद हो जाए। मैं बोलूं कि नहीं आज मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएंगी, आज मेरी मसल्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे, दिल मेरा काम नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कंट्रोल में है ही नहीं ये चीज, तो क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मसल है। क्लियर। स्ट्राइएटेड, फेंटली
स्ट्राइएटेड मतलब थोड़ा बहुत हल्की, इसमें हल्के हल्के डार्क और लाइट वेन प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए फेंटली स्ट्राइएटेड। कंटेन्स मैनी कार्डियक मसल फाइबर्स, इसमें भी जैसे पहले मैं मसल पढ़ रही हूँ फिर उनकी सेल्स के बारे में पढ़ रही हूँ, ऐसे मैंने कार्डियक में हम क्या पढ़ेंगे, हम कार्डियक मसल की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कार्डियक मसल फाइबर मैंने बना ली, ये मेरी कार्डियक सेल है। वो डायग्राम देके भी पूछ सकते हैं कि देखो इसमें हमें दो ब्रांचेस दिख रही हैं ऐसे करके, तो ब्रांचेस से याद रखो, हाँ यार कार्डियक मसल में ब्रांचेस थे। अब टेपरिंग एंड किसमें थे, टेपरिंग एंड मेरी किसमें थे, किसमें थे, किसमें थे, भूल गई मैं। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में क्या थे हमारी टेपरिंग एंड से, उसकी जो सेल थी उसके टेपरिंग एंड से, और स्केलेटल मसल में सिलिंड्रिकल, क्लियर, सिलिंड्रिकल टेपरिंग एंड्स वाली फ्यूजिफॉर्म से, एंड हियर यहाँ पे ब्रांच दिखते हैं, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच, सिलिंड्रिकल होती है और ब्रांच होती है। स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सार्कोलेमा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सार्कोलेमा बोलते हैं। हियर मायोफाइब्रिल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड कार्डियक मसल फाइबर, इधर भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। Myofibril rod-like structure present inside cardiac muscle fiber. Myofibril contain dark and light veins. क्या contain करके रखते हैं? Dark and light veins. What very faint striation. But इसका जो striation है वो काफी हल्का है, बहुत हमें दिखाई नहीं देंगी, थोड़ी थोड़ी होती है। Intercalated disc contain gap junction and adhering junction. देखो ये जब जैसे एक मेरी मसल सेल है और ये मेरी, एक मिनट, वी हैव दिस इज अवर वन मसल सेल एंड हियर इज सेकेंड मसल सेल। थोड़ा थिकनेस इसकी कम ले लेते हैं फिर सही दिख जाएगा। चलो ये मेरी एक कार्डियक मसल है, ये मेरी दूसरी कार्डियक मसल है, ये आपस में क्या बनाती हैं, इंटरकेलेटेड डिस्क बनाती हैं। इंटरकेलेटेड डिस्क क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द प्लेस वेयर टू कार्डियक मसल फाइबर कम क्लोज एंड जॉइन, वह जगह जहां पर दो मसल सेल पास आती हैं और आपस में ज्वाइन करती हैं, एक डिस्क बन जाती है। ज्वाइन करती हैं कैसे करती हैं, एक डिस्क का फॉर्मेशन करके। A disc is formed by modification of plasma membrane, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन होके एक डिस्क का फॉर्मेशन करती हैं। और बोथ कार्डियक मसल, of both cardiac muscle fibers. This disc is called intercalated disc. एक मिनट, ओके स्टूडेंट, हमने पढ़ रहे हैं कि हमारी जो मसल सेल हैं वो आपस में इंटरकेलेटेड डिस्क बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, जब भी हमारी दो मसल सेल आपस में ज्वाइन करती हैं तो वो फॉर्मेशन कर देती हैं इंटरकेलेटेड डिस्क का। और ये इंटरकेलेटेड जो डिस्क होती है वो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बनती है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो जाते हैं और इंटरकेलेटेड डिस्क बना लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम में हम और भी जंक्शंस, हम यहाँ डायग्राम में हमें दो जंक्शन दिख रही हैं। द फर्स्ट वन इज एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन भी बना लेते हैं। क्लियर, of both cardiac fibers this disc is called intercalated disc. क्लियर, एंड यहाँ पर एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स हैं, देख लेते हैं। एनसीईआरटी लाइन्स, any muscle fiber that is skeletal, smooth, cardiac, when contract decreases in length
एंड व्हेन रिलैक्स इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। हमें बोला गया है कि जो हमारी मसल फाइबर है, जैसे स्केलेटल मसल ले लो, स्मूथ मसल ले लो, कार्डियक मसल ले लो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड व्हेन रिलैक्स इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो उनका साइज क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन जब वो फिर से रिलैक्स होंगी तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। सेम स्टेटमेंट कैन बी गिवन फॉर अ मसल skeletal smooth cardiac, that is on contraction size of a muscle reduce length and on relaxation muscle regain original length। यहाँ पे मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम हम किसके लिए बोल सकते हैं, जब हमारी सेल्स ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो पूरी की पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जब हमारी सेल रिलैक्स होंगी तो पूरी की पूरी मसल रिलैक्स होंगी। सेम स्टेटमेंट इज अ फॉर मसल। Muscular tissue, their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of various parts of the body। क्या करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं तो ये अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। देयर एक्शंस मूव्स टू बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं। तो यही सब मस्कुलर टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। तो यहाँ पर हम मस्कुलर टिश्यू हमारा फिनिश होता है। हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। तीनों मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इसकी जल्दी से, उसके बाद न्यूरल टिश्यू पढ़ते हैं, देन एनसीईआरटी। Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel array। सारी जो मसल सेल होती हैं वो इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग, बहुत सारी सिलेंड्रिकल लंबी लंबी सिलेंड्रिकल फाइबर से बनी होती हैं जो पैरेलली अरेंज है, ऐसे करके पैरेलली अरेंज होती है। These fibers are composed of numerous fine fibrils। ये फाइब्रिल्स को कंटेन करके रखती हैं जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। जब भी हमें कोई क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुलेशन मिलता है मसल्स को तो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्यों क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। देन रिलैक्स करती हैं तो उनकी लेंथ जो पहले थी उतनी ही वापस हो जाती है, and return to their uncontracted state in a coordinated fashion। Their actions moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of various parts of body। In general, muscles play an active role in all the movements of the body। Muscles are of three types की होती है। द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, द सेकेंड इज अ स्मूथ मसल एंड द थर्ड इज अ कार्डियक मसल। तो अब हम पढ़ लेते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। इसके जो टिश्यू होते हैं वो स्केलेटल बोन से अटैच रहते हैं। इट इज अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर। आपस में क्या होती है, बंडल आपस में बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन मतलब ऐसे एक बंडल दूसरा बंडल तीसरा, ठीक है। अ शीथ ऑफ अ टफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। और इसका जो मसल फाइबर्स है उस अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होती है। A sheath of a tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber। जो मसल फाइबर्स के जो बंडल्स होते हैं उन पे कनेक्टिव टिश्यू की शीथ प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है।
यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 20। चैप्टर 20 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। यहाँ पर डायग्राम्स हैं। ये देखिए स्टाइलेशन हमें दिख रही है। यहाँ पे इसके न्यूक्लियस दिख रहे हैं हमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यहाँ पे हमें न्यूक्लियस दिख रहे हैं। और ये हमारी कौन सी है? स्केलेटल। ये कौन सी है? स्केलेटल है। ओके, ये कौन सी है? टेपरिंग एंड्स है। तो कौन सी हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी। ये इसका न्यूक्लियस है। एंड हियर इज, यहाँ पे ब्रांच हमें दिख रही है। तो ब्रांच वाली कौन सी बताई थी मैंने? कार्डियक बताई थी। तो यहाँ पर जो स्ट्राइएशन है, न्यूक्लियस है। जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, जंक्शन किसमें? जैसे मान लो जंक्शंस, कोई मसल्स, जैसे टिश्यू चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया और वहां पे बोल रहे हूँ कि कौन सी मसल है जिसमें जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो जंक्शन की बात किसके बारे में की गई है? कार्डियक के बारे में। तो ये आंसर हो जाएगा। स्मूथ मसल देख लेते हैं। टेपर एट बोथ एंड्स, फ्यूजिफॉर्म, डू नॉट शो स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन नहीं होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। Cell junction hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of an internal organs such as blood vessel, stomach, intestine contain this type of muscle tissue. Smooth muscle are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscle. Cardiac muscle. Cardiac muscle is a contractile tissue present only in the heart cell junction, fuse the plasma membrane of cardiac muscle cell and make them stick together. Communication junctions at some fusion points allow the cell to contract as a unit. That is, when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. ये बोला है कि जब भी हमारी जो कार्डियक मसल सेल्स को सिग्नल मिलते हैं तो उसके साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो बाकी की उनको अपनी नेवर सेल को क्या भेज देंगी? सिग्नल भेज देंगी कॉन्ट्रैक्ट होने का। तो इसीलिए ये आपस में, इसीलिए तो तभी तो जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, आपस में कनेक्टेड रहती है इंटरकलेटेड टेस्ट से। तो यहाँ पर हमने मसल सेल के बारे में पढ़ लिया, मसल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में। छोटा पोर्शन है उसका, पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये देखिए यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल। न्यूरल टिश्यू दो तरह की सेल से बनी होते हैं। न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल। न्यूरल टिश्यू दो तरह की सेल्स के द्वारा बना गया है। द फर्स्ट वन इज अ न्यूरॉन्स एंड द सेकंड इज न्यूरोक्लिया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन की। हियर इज अ न्यूरॉन, ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है। ये हमारी सेल बॉडी है, ये हमारा न्यूक्लियस है और इसको क्या बोलेंगे? डेंड्राइट बोलेंगे। यहाँ पर ये हमारा एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ है। देखो यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, यहाँ पर बीच में प्रेजेंट नहीं है, फिर यहाँ पर प्रेजेंट है। और जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनेवियर। प्लेस वेयर माइलिन शीथ इज absent is called node of Ranvier.
here is the axon terminal, and here is a synaptic node and synaptic end valve, and here is a neurotransmitter. ये इसका डायग्राम है न्यूरॉन सेल का। माइलिन शीथ क्या है? एक्ट एज अ इंसुलेटर। माइलिन शीथ इंसुलेटर का काम करती है। स्टॉप द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयरन। यहाँ से कोई भी आयन की एंट्री या बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो कोई भी आयंस ना तो अंदर जा सकता है और ना उस जगह से बाहर आ सकता है। लेकिन जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है वहां से तो ट्रांसफर हो सकता है, मींस आयंस अंदर आ सकते हैं, आयन बाहर जा सकते हैं। तो कहां से जाएंगे? इधर नोड ऑफ रेनवियर से जाएंगे, क्योंकि वहां पर माइलिन शीथ अब्सेंट है। माइलिन शीथ प्रेजेंट, यदि किसी न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी तो उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। यदि ये एब्सेंट होगी तो हम इसे नॉन माइलेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। न्यूरॉन्स इधर देख लो, न्यूरॉन्स किसके द्वारा बना है? न्यूरॉन्स का पार्ट क्या क्या होता है? एक एक्सॉन होता है, एक न्यूरल सेलुलर प्रोसेसेस। एक्सॉन मतलब साइटोन आ गया इसमें। पेरिकार्डियम कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर सेल organelles like mitochondria, and here is a axon। इतना जो पार्ट है वहां उसको हम एक मिनट, एक्सॉन बोल रहे हैं, एंड हियर इज अ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। एक्सॉन कैसा होता है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल और सिंगल, एंड डेंड्राइट स्मॉल एंड ब्रांच्ड। यहाँ पर ये स्मॉल और ब्रांच्ड, और ये सेल बॉडी। इधर मुझे कुछ एक मिनट में इसको थोड़ा चेक करके बताती हूँ। आई थिंक कुछ है इसमें, 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, मैं बोल रही थी ना, थोड़ा ये लिखने में थोड़ा गलती होगी। यहाँ पर एग्जाम नहीं है, क्लियर? यहाँ पर क्या है? सेल बॉडी है। क्या है यहाँ पर? सेल बॉडी। ओके, जो हमारे न्यूरॉन होता है वो टू पार्ट, उसके दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। पहला है सेल बॉडी एंड दूसरा हमारा न्यूरल न्यूरोनल सेलुलर प्रोसेसेस। सेल बॉडी में क्या क्या आ जाता है? सेल बॉडी हमारी ये होती है जिसमें हमारे न्यूक्लियस आ जाता है, कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर सेल न्यूक्लियस, अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब किसमें प्रेजेंट होंगी? सेल बॉडी में प्रेजेंट होंगी। लेकिन अगर हम बात करें एक्सॉन की या फिर डेंड्राइट्स की तो वो किसमें आ जाती हैं? न्यूरल सेलुलर प्रोसेसेस में आ जाते हैं। एक्सॉन लॉन्ग सिलिंड्रिकल और सिंगल होता है, डेंड्राइट स्मॉल एंड ब्रांच होता है। क्लियर?
और यहाँ पे निसिल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोन, प्रेजेंट इन डेंड्राइट, अब्सेंट इन एक्सॉन। निसिल ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोन में प्रेजेंट होते हैं। अब्सेंट होते हैं किधर? सॉरी, प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट में, प्रेजेंट होते हैं साइटोन में। लेकिन पूछ सकता है अब्सेंट कहाँ होती है, तो कहाँ होते हैं अब्सेंट? एक्सॉन में अब्सेंट होते हैं। यहाँ पर हमें निसिल ग्रेन्यूल्स किस किस से बना है? दैट इज RER प्लस 3 राइबोसोम, दोनों से मिलकर निसिल ग्रेन्यूल्स बना है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम तो आपको पता ही होगा। Here is a free ribosomes and here is a rough endoplasmic reticulum के ऊपर जो राइबोसोम्स है। तो यही हमें बताया गया है कि जो निसल ग्रेन्युल्स हैं वो किसके द्वारा बने हैं? RER प्लस फ्री राइबोसोम। यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं, ये छोटे छोटे जो ग्रेन्युल्स हमें दिख रहे हैं इनको ही बोलते हैं निशल ग्रेन्युल्स। क्लियर? अब दूसरी सेल क्या पढ़ रहे हैं हम? न्यूरोग्लियल। पहली क्या थी? न्यूरॉन थी। दूसरी है न्यूरोग्लियल सेल। फंक्शन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स का सपोर्ट करता है और सिर्फ प्रोटेक्ट भी करता है। पैकिंग सेल फिल्ड बिटवीन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनके पैकिंग का काम करता है। न्यूरोग्लियल सेल्स एस्ट्रोसाइट, स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल की सेल्स के बारे में बताया गया है जिसमें आ जाते हैं हमारे एस्ट्रोसाइट, स्वान सेल, एलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल। एस्ट्रोसाइट में रिपेयर डैमेज ऑफ न्यूरल टिश्यू की डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। मेक माइलिन इन PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन बनाने का काम करती है। कौन? स्वान सेल। मेक्स माइलिन सीथ इन CNS, ये CNS में बनाने का काम करती है। कौन? एलिगोडेंड्रोसाइट। एंड माइक्रोग्लियल सेल फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरियल डेड सेल। जो माइक्रोग्लियल सेल है वो क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करती है, मींस बैक्टीरियल सेल और डेड सेल्स को खा जाती है। ठीक है, तो न्यूरल ग्लियल सेल क्या होती है? जो प्रोटेक्ट और सपोर्ट करें किसका? न्यूरॉन का। तो उस तरीके से सपोर्ट और उनको प्रोटेक्ट करती है। CNS और PNS क्या होते हैं? CNS and PNS, the definition the full form of CNS is the central nervous system and the full form of PNS, that is peripheral nervous system. CNS contain brain and spinal cord. ब्रेन और स्पाइनल कोड के उन दोनों को मिला के जो नर्वस सिस्टम बनता है उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और अदर बाकी जो नर्व्स होती हैं, ऑल नर्व्स दैट कम्स गो इनसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स है उनको समझ लेते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। एनसीईआरटी लाइन: Neural tissue exerts the greatest control over the body responsiveness to changing condition. जैसे कोई भी कंडीशन हमारे आसपास, कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। कौन? न्यूरल टिश्यू की। या जैसे मैंने हाथ रख दिया गर्म तवे पे, तो मैंने जैसे ही हाथ रखा तो थोड़ा चेंज आया, इन्वायरमेंट में चेंज, मतलब नॉर्मल से थोड़ा अलग। जैसे नॉर्मली मैं बैठी हूँ आराम से, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस आया। जैसे मैंने हाथ रख दिया किसी गर्म चीज पे तो मेरे ब्रेन को डायरेक्ट क्या मिलेंगे? सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये किसके द्वारा होता है? न्यूरल टिश्यू के द्वारा सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन तक। ठीक है, और फिर हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होती हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉट एक्साइटेबल। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, हम समझते हैं एक्साइटेबल सेल्स किसे कहते हैं। जैसे हम रेस्टिंग कंडीशन, जैसे हमारे ये न्यूरॉन है ये कैसा है? रेस्टिंग कंडीशन में सॉरी, रेस्टिंग कंडीशन मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, नॉर्मल है, कोई इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिली, वो कोई रिस्पॉन्स उसने
रेस्पॉन्स कोई जनरेट नहीं कर रहा, मीन्स एकदम रेस्ट है, रेस्टिंग कंडीशन में, नो इन्फॉर्मेशन। तो उसके अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो हमारा -17 होता है। रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन का पोटेंशियल -70 होता है। लेकिन अगर इसको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, कोई स्टिमुलाई मिल गई, कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो +30 हो जाता है। और -70 से +30 हो गया, ये किसका काम है? एक्साइटेबल सेल होती है। इन सेल्स को एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। एक्साइटेबल सेल वो सेल्स होती हैं जो अपना पोटेंशियल पोटेंशियल कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पे अपना पोटेंशियल कम या ज्यादा कर सकती है, मीन्स +30 चेंज कर सकती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसका पोटेंशियल -17 था, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलने पे इसका जो पोटेंशियल था वो +30 हो गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्साइटेबल सेल बोल रहे हैं। तो न्यूरॉन हमारा एक्साइटेबल सेल है। न्यूरॉन की सेल्स में ऐसा होता है, लेकिन हम बात करें न्यूरोग्लियल सेल्स में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता उनमें। -70 से +30, -17 पोटेंशियल का +30 पोटेंशियल होना ही डिपोलराइजेशन कहलाता है। Here third point is neuroglial makes up more than 1/2 of the volume of neural tissue in our body. हमारी बॉडी जो न्यूरल टिश्यू है वो 2 सेल्स से द्वारा बना हुआ है, दैट इज न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल। लेकिन जो न्यूरोग्लियल सेल है वो ज्यादा प्रेजेंट है न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स का वॉल्यूम कम है, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये 100% न्यूरल टिश्यू है हमारा, एंड ये 45% उसमें से न्यूरॉन्स हो गए, लेकिन 55% हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स हो गए। क्लियर? When neuron is suitably stimulated, an electrical disturbances is generated which is swiftly travels along its plasma membrane. मैंने पढ़ा था अभी कि जैसे ही मेरी न्यूरॉन्स को कोई सिग्नल मिलता है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, -17 से +30 हो जाता है। तो जैसे मैंने देखा कि मेरा एक्सॉन है ये -70, इसमें डिपोलराइजेशन होके इसका पोटेंशियल +30 हो गया। जैसे यहाँ पर प्लस प्लस हो गया, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जा रही है, तो एकदम से पोटेंशियल नहीं बदलेगा, धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे पोटेंशियल +30 है, लेकिन यहाँ पर अभी भी नेगेटिव है -30। ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे प्लस करता जाएगा, और यहाँ पर जो ये जगह है वो फिर से नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ से आगे मूव करता जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले प्लस था, अब देखो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर प्लस हो गया। फिर ये फिर से मूव करेंगे, और ऐसे ऐसे हमारी ये प्रोसेस चलती जाएगी। इसीलिए लिखा है स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? The fifth point is arrival of the disturbance of the neurons ending or output joint triggers events that may cause stimulation or inhibit or adjacent neuron and other cell. जब भी कोई डिस्टरबेंसेस आता है, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है न्यूरॉन्स पर, तो क्या होता है? अराइवल ऑफ डिस्टरबेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जॉइंट triggers event that may cause stimulation और inhibition। जैसे जब भी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन मिल गई, अब वो उस चीज के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करेगा, तो वो आपस में सेल, जैसे एक सेल है मेरी, दूसरी सेल है, तो दूसरी सेल को इंफॉर्मेशन कैसे भेजेगा? तो यहाँ पर दूसरी सेल को इंफॉर्मेशन स्टिमुलेशन कराना है या इनहिबिशन कराना है, तो न्यूरॉन्स एंड अदर सेल तो इन्फॉर्मेशन कैसे भेजते हैं वही बताया गया है। जैसे मैं, ये मेरा न्यूरॉन है, यहाँ पर मेरा ये क्या है? नर्व एंडिंग है, और इसके अंदर क्या भरा रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये हमारे और न्यूरॉन है, इसके नेबर्स मतलब उसके बगल वाले न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन 4, न्यूरॉन 5। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर जो सेल एंडिंग में जो साइनेप्टिक नोड है वो
उधर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और नेक्स्ट सेल तक पहुंचेगा, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन आगे कंडक्ट होती जाएगी। न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं न्यूरल वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। तो इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ पढ़ा है कि ये चीजें होती हैं जितना हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। यदि हम डिटेल की बात करें तो वो हम पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर हमारा टिश्यू फिनिश होता है। तो यहाँ पर हमारा हमने पढ़ लिया मसल टिश्यू और हमने पढ़ लिया न्यूरल टिश्यू। इसके एनसीईआरटी देख लेते हैं जल्दी जल्दी इन द सेंस रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। न्यूरल टिश्यू exert the greatest control over the body responsiveness to changing condition। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है तो उसकी तो उसको कंट्रोल ओवर द बॉडी जो न्यूरल टिश्यू होते हैं पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कोई इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करते हैं। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ अ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ अ न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम की यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स है। ये कैसी होती है? एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट द सपोर्ट न्यूरॉन्स, प्रोटेक्ट करती हैं और न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं। न्यूरोग्लियल मेक up more than 1/2 the volume of a neural tissue in our body। न्यूरोग्लियल आधी से ज्यादा वॉल्यूम घेरे रखता है। जैसे मैंने पढ़ा, जैसे मैंने मान लिया आप मैं जैसे 100% मेरा पूरा न्यूरल टिश्यू है, उसमें से 45% न्यूरॉन मान लो और 55% न्यूरोग्लियल सेल्स, तो ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma। जैसे मैंने पढ़ा कोई भी स्टिमुलाई उसको मिलता है तो वो जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, डिस्टर्बेंसेस जनरेट होते हैं वे स्विफ्टली ट्रेवल, डिस्टर्बेंसेस धीरे धीरे आप उसमें ट्रेवल करते रहते हैं। हियर इज द डायग्राम न्यूरल टिश्यू का, ये हमारा डायग्राम दिया गया है। ये देखिए, ये हमारे न्यूक्लियस है, ये हमारे निशल्स, ठीक है, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, ये हमारा एक्सॉन है। क्लियर? Clear? When a neuron is suitably stimulated and electrical disturbance swiftly travels, धीरे धीरे ट्रेवल करते हैं। मेम्ब्रेन अराइवल ऑफ अ डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन्स एंडिंग्स और आउटपुट जॉन ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलेशंस और इनहिबिशंस ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल तक जो स्टिमुलेशन है, या हमने पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जो डिस्टर्बेंस हमारे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? न्यूरॉन एंडिंग से, जो हमारे रिस्पॉन्स न्यूरॉन एंडिंग से जो हमारे डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं वो दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम यहाँ से, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एनिमल टिश्यू। तो ये एनसीईआरटी पढ़ ली और हमने ये पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। सो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कि सजेस्ट कर सकते हो कि ये वाले चैप्टर आप बना दीजिए वीडियो। तो आपको कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
ओके, तो फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय।